गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र की सियासत के हवाले से। जी हां, महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारतीय संविधान के तहत एक हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री और मेयर भी बन सकती है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया था। बीजेपी नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जबकि एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इसका पुरजोर समर्थन किया और पूरे चुनाव में इसे एक मुद्दा भी बना दिया था। वहीं अब नगर पालिका के चुनावी नतीजों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम की युवा उम्मीदवार सहर शेख ने अपनी जीत से सबका ध्यान खींचा। सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर सहर शेख को हिजाब वाली पार्षद के रूप में जाना जाता है। सहर शेख की जीत असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मेल खाती है। यही वजह है कि उनकी जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं सहर शेख की इस जीत के बाद उनके बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बयान में वो कह रही हैं कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग का कर देंगे। उनका मतलब एआईएमआईएम के ताल्लुक से कहने का था, लेकिन लोग उसे धर्म से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, मुंबई की नई चुनी गई एआईएमआईएम की महिला मुस्लिम पार्षद ने सभी झूठे सेक्युलरों को चेतावनी दी है कि वो पूरे मुंब्रा क्षेत्र को सिर्फ हरे रंग से रंगेंगी और कोई दूसरा रंग नहीं चलेगा। वहीं इस पर मिस्टर सिन्हा ने लिखा, एआईएमआईएम की पार्षद कहती हैं कि वो अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगेंगी। वो सिर्फ 22 साल की हैं, उनके धर्म के प्रति इस कमिटमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। लिबरल्स को ऐसी बातें कहने या 33 सेकंड में 3 बार इंशाअल्लाह और 1 बार अल्लाह कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगूंगी इंशाअल्लाह। मिलिए 22 साल की एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख से। वो कोई भटकी हुई युवती नहीं है, उन्हें इस्लाम अच्छे से पता है। दुर्भाग्य से हिंदुओं को अभी तक इस्लाम पता नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सहर शेख का जवाब आया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैडम, कल जिस तरीके से आपकी सभा थी, सभा दौरान जो 5 उम्मीदवार जीत के आए थे, उनका आपने सत्कार समारोह रखा था जी। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैसा हराया और फिर उसके बाद आपने कहा कि मुंब्रा को हरे रंग से मैं रंग दूंगी। वो वीडियो को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अब इसमें उपस्थित हो रही कि आप जिस तरीके से हरे रंग को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुंब्रा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है, तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका, नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुंब्रा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया था। आईएएस की एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, जिस तरीके से राजनीतिक में आने का सुझाव कब लिया, क्योंकि आप इसके पहले भी एनसीपी शरद पवार में सक्रिय थे, जितेंद्र आव्हाड के करीबी आपके पिताश्री को माना जाता है। जिस तरीके से एन चुनाव के वक्त फॉर्म के आखिरी दिन पर आपका टिकट काटा गया, आपके पिताजी को माइनर अटैक किया, पिताजी अस्पताल में थे, आप स्टेडियम में मौजूद थे और उस दौरान एमआईएम द्वारा आपको जो है एक ये दिया गया, टिकट दिया गया। वो दौर क्या था? आप बंगले पे भी उपस्थित थे। वो तो मंजर कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। मेरे डैड आईसीयू में थे, मुझे फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस करना था क्योंकि आखिरी दिन था और धोखा मिल चुका था अपनों से, बट अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। हमारे प्लान्स के आगे
उनके प्लान ही काम कर सकते हैं, किसी इंसान में वो दम नहीं कि वो हमारे लिए कुछ डिसाइड करे। तो अल्लाह ने मेरा डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। इनकी कश्ती डूबने वाली थी और अल्लाह हमको वो कश्ती पे सवार नहीं करना चाह रहा था, तो अल्लाह ने मुझे उस कश्ती से उठा के इस कश्ती में सवार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ एमआईएम पार्टी की, हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन साहब की और इम्तियाज जलील साहब की, जो मुमरा आए थे हमारे सपोर्ट के लिए हमारे कैंपेनिंग के दौरान। और उन्होंने खुद ये बात कही है कि पता नहीं इंडिया के अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मजलिस के अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसी का नतीजा है कि सिर्फ मुमरा से तो आवाज आ रही है 5 सीटों की, बट ऑल ओवर महाराष्ट्र में 125 सीटों की आवाज गूंज रही है माशाल्लाह। किसके वजह से आपका टिकट जो है वो काटा गया? क्योंकि सबसे करीबी आपके पिताश्री जो है जितेंद्र आव्हाड के माने जाते हैं। जितेंद्र आव्हाड का कार्यकाल देखे तो उनको लाने ही वाले आपके पिताजी थे, तो किसके दबाव में आपका जो है टिकट काटा गया? अब उनको किसका दबाव था पता नहीं, वो बोलते हैं कि वो पैनल में जो जितने थे उनका भी दबाव था और शमीम खान और शानू पठान का भी दबाव था कि उन एक को लग रहा था कि बस उसकी ही बेटी इधर चलनी चाहिए, वैसा दबाव था। और दूसरे को लग रहा था कि कुछ पुराने झगड़ों का बदला लेना था, तो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। बट आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं ना कि आपको दूध की बोतल दे दी और आपको बस बोल दिया कि पीना है तो आप दूध पी रहे हो। आपको पता है, आप इतने समझदार अपने आप को चाणक्य समझते हो कि मैं बहुत स्मार्ट लीडर हूँ, तो इतनी बड़ी बेवकूफी का काम कैसे कर दिया इतने बड़े स्मार्ट लीडर ने, पार्टी को कमजोर करने का। मैंने खुद उनको ये बात भी बोली कि आपने पार्टी को कमजोर कर दी, मेरी टिकट मुझे नहीं देके, क्योंकि मेरा जो ग्राउंड लेवल का काम था, मुझे अपने काम पे भरोसा रहा है हमेशा। मैंने ग्रास रूट लेवल पे लोगों के घरों तक घुस घुस के काम किया पिछले 6-7 सालों में, और वो उनके साथ रिश्ते बन चुके हैं मेरे। तो ये जो 4 पैनल पूरा का पूरा निकला है ना हमारा, चारों सीट माशाल्लाह, ये वो रिश्ते, ये वो काम और ये आवाम का जो हम पर भरोसा है, और ये अल्लाह ने जो आवाम को ताकत बना के खड़ा किया, ये उसका नतीजा है। तो कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप नगर निगम के सभागृह की शुरुआत होगी, आप पहली बार जीत पाए वहां पर जाओगे, मुमरा में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आपको लगता है कि अब तक विकास नहीं हो पाए सही तरीके से? आपकी पार्टी जिस तरीके से 5 लोग हैं, तो अगर दूसरी पार्टी द्वारा कोई ऑफर दिया जाता है या कोई स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी चीज अगर दी जाती है, तो उसको लेकर मुमरा के आवाम के विकास के लिए क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, मुमरा के आवाम के विकास के लिए जितना मेरे से हो सके मैं उतना काम करने की कोशिश करूंगी। कोई बड़े बड़े वादे नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्शन जीते नहीं थे, मतलब लड़े ही नहीं थे, बिना नगर सेवक के भी हमने कई सारे आवाम की जनता के काम किए हैं। एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लोगों के डोमेस्टिक मसले को लेकर, औरतों के मेडिकल कैंप्स लगाना, हॉस्पिटल चेकअप्स कराना, लोगों के हॉस्पिटल के बिल्स कम कराना, कई सारे काम होते हैं डेली बेसिस पे। तो मेरी ऑफिस जो है वो ऑलरेडी एक सिस्टम में बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थाने महानगर पालिका के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि फंडिंग आएगी। अब फंडिंग के थ्रू हम इससे बड़े काम कर सकते हैं, हम डिग्री कॉलेजेस पर काम कर सकते हैं। एक नगर सेवक का काम सिर्फ गटर वाटर मीटर तक लिमिटेड नहीं होता, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नगर सेवक जो है वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इनके जो 15 साल के नगर सेवक थे, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये नगर सेवक इलेक्शन था, बट इनको नगर सेवक इलेक्शन में विधायक को लाके विधायक के मुंह पे इलेक्शन जीतना चाह रहे थे। फिर एमपी को लेकर आए ये सुप्रिया सूले मैम को मुमरा में, जिनको मुमरा के बारे में, गली के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, जो गली में वो खड़े रह के भाषण दे रहे थे। तो ऐसे नेताओं को लाकर आप सोच रहे थे कि आप जीत जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। और वो मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने अपनी कैंपेनिंग, अपना पूरा प्लानिंग इलेक्शन का उस तरीके से किया था अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे पता था कि इन लोगों का जो पार्टी लेवल पे काम है वो कमजोर है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जब हम काम करते हैं तो हमको हमारे काम पे भरोसा होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ टू अचीव व्हाटएवर यू थिंक यू कैन। वहीं इस मामले पर वारिस पठान का भी बयान सामने आया है, सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर भरोसा किया और हमारे उम्मीदवारों को वोट देकर जिताया पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और हर जगह के ऊपर अच्छी कामयाबी हमको मिली और कई जगह के ऊपर हम चूक गए, जहां पे हम सेकंड स्पॉट पे भी आए काफ़ी जगहों के ऊपर।
अब ये डेवलपमेंट की जीत है, विकास की जीत है, ये लोगों के भरोसे की जीत है, जिन्होंने अपने पे भरोसा दिखाया कि हम काम करेंगे, क्योंकि पहले जो आए थे उन्होंने कोई काम किया नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब बीजेपी वाले जब हर बार आप ये बोलते हैं कि हम पूरा भगवा कर डालेंगे, जब भी तो आप कोई आपत्ति नहीं उठाते। अभी है हमारी बच्ची वहां से जीती है, मुमरा की आवाम ने हमको वोटों से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा, और हमारे 5 वहां से कॉर्पोरेटर जीत के आए पहली मर्तबा, तो एक खुशी का माहौल है। ये लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, तो उसमें उसने बोला है अगर, तो मैं समझता हूँ एक्साइटमेंट है उसके अंदर। बोला तो क्या हो गया, कौन से पहाड़ टूट पड़े। ये लोग जब बोलते हैं इतना सब कुछ, तब तो आप उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाते। हाँ, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट, विकास के मुद्दों पे बात हो, लोग काम कर रहे हैं, ये खुशी का माहौल है, इसको खुशी के अंदर रहने दो। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एक अपडेट सामने आया है। कीर्ति सोमैया ने एक्स पर सहर शेख का माफीनामा शेयर करते हुए लिखा, AIM की सहर शेख ने अपने भाषण के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा था हम मुमरा को हरा कर देंगे। मेरी शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा और जवाब के लिए बुलाया। आज जब मैं फॉलो अप के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने लिखित जवाब में मुझे बताया कि सहर शेख ने माफी मांग ली है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुमरा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल शिंदे ने बताया, उसको तो है ना रिटर्न में वार्निंग दी है, वो आइंदा ऐसा यानी वादग्रस्त कोई भाषण न करे, ऐसा उसको बताया है। और जो कीर्ति सोमैया आए थे बीजेपी के ज्येष्ठ नेता, उनको जो उसने जो स्टेटमेंट दिया वो दिखाया, और हमने रिटर्न में उनको हमारा लेटर दे दिया। उन्होंने जो निवेदन दिया था सोमैया साहब ने, तो उस पर वो सेटिस्फाइड हो गए और चले। माफीनामा अपना इतना बड़ा देश है, यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग साथ में रहते हैं, हर प्रांत के भाषा के लोग रहते हैं साथ में। तो सब नेताओं को, राजकीय नेता या कोई लीडर हो, सोशल वर्क करने वाले लोग हो, उनको मैं वही बताता कि कोई समाज में संभ्रम निर्माण हो या लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने देना नहीं चाहिए। अब इस रिपोर्ट की दूसरी खबर सामने आ रही है केरला से, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। केरल पुलिस ने 42 वर्षीय दीपक यूसी की आत्महत्या मामले की मुख्य आरोपी शिमजिता मुस्तफा को बुधवार को वडकारा में उनके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। उन्हें कुन्नमंगलम की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उन्हें मंजीरी जेल ले जाने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पूरे राज्य में उनकी तलाश की थी और उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक दीपक रविवार को अपने घर में मृत पाए गए थे। बताया गया कि केरल राज्य परिवहन निगम की बस में शिमजिता के साथ कथित दुर्व्यवहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस बदनामी को सहन न कर पाने की वजह से कपड़ा कंपनी में काम करने वाले दीपक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बाद में शिमजिता को वडकारा में ढूंढ निकाला, जहां वो अपने चोरोड स्थित घर से एक रिश्तेदार के यहां रहने चली गई थी। मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोयलांडी तालुक अस्पताल से कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस अब शिमजिता का मोबाइल फोन हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जांच की जा सके कि वायरल वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ या एडिटिंग की गई थी या नहीं। इस बीच पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और शिमजिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करने लगे। अब इस गिरफ्तारी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जमा नाम के एक्स यूजर ने सवाल करते हुए लिखा, शिमजिता मुस्तफा को दीपक आत्महत्या मामले में कथित दुर्व्यवहार को उजागर करने वाला उनका वीडियो वायरल होने के बाद वडकारा में गिरफ्तार किया गया। क्या शिमजिता की गलती थी कि उन्होंने कथित छेड़छाड़ करने वाले का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया? क्या ऐसे परिणामों से बचने के लिए पीड़ितों को चुप रहना चाहिए? आपको बता दें कि ये पूरा मामला 16 जनवरी से जुड़ा है, जब दीपक कन्नूर जाने के लिए KSRTC बस में सफर कर रहे थे। उसी दिन पय्यानूर में कथित घटना हुई। बस में साथ सफर कर रही महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दीपक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें छुआ। 35 वर्षीय शिमजिता, जो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और अरीकोट पंचायत की पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर साझा किया। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और इसे 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया, जिसके बाद दीपक के खिलाफ ऑनलाइन नफरत का माहौल बन गया। इस मामले में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी दखल दिया है और नॉर्थ जोन के DIG को 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं ऑल केरल मेंस एसोसिएशन ने इस मामले की CBI या क्राइम ब्रांच से जांच कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चलिए अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जिसको देखकर किसी का भी खून खौल उठे। जी हां, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का एक और मामला बताएंगे आपको इस खबर में।
कर्नाटक के बेलगावी जिले के मच्छे गांव में 18 जनवरी को हुए अखंड हिंदू सम्मेलन के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगे हैं कि वहां भड़काऊ भाषण दिए गए और आपत्तिजनक हरकतें की गईं। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र की हिंदुत्व नेता हर्षिता ठाकुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला मच्छे पुलिस थाने में दर्ज किया गया है और फिलहाल इसकी जाँच चल रही है। ये केस अब्दुल खदर मुजावर नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया है कि सम्मेलन के दौरान मंच से एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए गए। आरोप है कि भाषणों में गाली गलौज और भड़काऊ इशारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इलाके में शांति भंग होने का खतरा पैदा हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार इन भाषणों से माहौल तनावपूर्ण हो गया और सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती थी। शिकायत के मुताबिक सम्मेलन से पहले मच्छे गांव में एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस के दौरान हर्षिता ठाकुर एक वाहन पर खड़ी थी और जुलूस पीरनवाड़ी स्थित अंसारी दरगाह के पास रुका। आरोप है कि हर्षिता ठाकुर ने दरगाह की ओर तीर चलाने जैसा इशारा किया, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसके बाद उन्होंने सभा में ऐसा भाषण भी दिया जिससे धार्मिक भावनाएं और भड़क गई। शिकायत में ये भी कहा गया है कि इसी समूह ने पहले बिना अनुमति अंसारी दरगाह के पास जुलूस के बैनर लगाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में बैनर लगाना तनाव बढ़ने की बड़ी वजह बना। हर्षिता ठाकुर के अलावा बेलगावी के जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनके नाम हैं सुप्रीत सिंपी, श्रीकांत कंबले, बिटप्पा तरिहाल, शिवाजी शाहपुरकर, गंगाराम तरिहाल, मलप्पा। इन सभी को सम्मेलन और जुलूस से जुड़े आयोजक या प्रतिभागी बताया गया है। आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 समेत अन्य कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस वीडियो फुटेज और बैनर लगाने से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि पूरी घटना की कड़ी समझी जा सके। इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए मच्छे पीरनवाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि शांति भंग करने या धार्मिक भावनाएं भड़काने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक एक्स यूजर ने लिखा, भाजपा भारत को आजादी से पहले की हालत में ले जा रही है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ज्यादातर हिंदू दूसरे धर्मों का मजाक क्यों उड़ाते हैं, ऐसा करके आपको क्या मिलेगा। इससे नफरत पैदा होगी और तबाही आएगी, इसलिए कृपया आग से खेलना बंद करें। सोशल मीडिया पर रोज नई नई तरह की वीडियोस वायरल होती हैं और लोग उन खबरों पर, उन वीडियोस पर भरोसा भी कर लेते हैं। कुछ इसी तरह की एक वीडियो के बारे में बताएंगे हम आपको इस बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर में। एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। हालांकि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हर व्यक्ति की आस्था व भावनाओं की कद्र करते हैं। हमारा मकसद आपसी सद्भाव और सम्मान बनाए रखना है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक अनोखी घटना सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। यहाँ एक गाँव में पिछले कई दिनों से एक कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर घूमता दिखाई दे रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि विज्ञान इस घटना को किस नजर से देखता है। क्या ये सचमुच कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई स्वाभाविक वजह हो सकती है। ये मामला बिजनौर जिले के नगीना तहसील के नंदपुर गाँव का है। गाँव के एक पुराने हनुमान मंदिर में बताया जा रहा है कि बीते करीब 3 दिनों से एक कुत्ता बिना रुके मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वो ना तो कुछ खाता दिख रहा है और ना ही पानी पीता है। लोग दूर दराज से मंदिर पहुंच रहे हैं और कुत्ते को देखकर तरह तरह की धार्मिक मान्यताएं जोड़ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु तो उसे भैरव बाबा का रूप मानकर उसकी पूजा तक करने लगे हैं। हालांकि इस घटना को विज्ञान पूरी तरह अलग नजरिए से देखता है। पशु विशेषज्ञों के मुताबिक कुत्तों के ऐसे व्यवहार के पीछे कई शारीरिक और मानसिक वजह हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि इसे किसी चमत्कार से जोड़कर ही देखा जाए। अब इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बिजनौर, ये कुत्ता 36 घंटे से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहा है। लगता है पिछले जन्म का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हनुमान जी से याद आया, धीरेन्द्र शास्त्री का दादा भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हो ना हो ये वही है। वहीं इसके जवाब में एक एक्स यूजर ने लिखा, इसको रेबिज है इसलिए गोल गोल घूम रहा है, हनुमान जी नहीं, वेटनरी डॉक्टर ही कुछ कर सकता है। वहीं गुलाब सिंह नाम के एक और यूजर ने लिखा, ये पागल कुत्ता है, पागल कुत्ता ऐसे ही घूमता है। बच्चों, लोगों एंड गाय भैंस बकरी को दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि बीबीसी ने इस बारे में डॉक्टर शुभम कटारिया से बात की। उन्होंने इस पर बताया कि कुत्ते को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। उन्होंने और क्या कहा, आइए बताते हैं।
डॉक्टर ने कहा, कुत्ते की पुरानी स्थिति के बारे में तो वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कुत्ते के दिल की धड़कन थोड़ी हल्की थी, डिहाइड्रेशन और रातों में सूजन की शिकायत थी। डॉक्टर ने ये भी बताया कि चक्कर काटने में कोई बीमारी तो प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि किसी ने उसके सिर पर चोट मारी हो। कुत्ता पहले से बेहतर है, अभी 2-3 दिन कुत्ते को निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया, थोड़ा चक्कर का भी इशू था, हो सकता है किसी ने मारा भी हो। कुत्ते को गैस की शिकायत थी और उसका ब्लड प्रेशर भी काफी कम था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आती है और लोग उन पर भरोसा भी कर लेते हैं। अब कुछ खबरें सेलिब्रिटीज को बदनाम करने के लिए भी फैलाई जाती हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट की ये 5वीं अहम खबर में। सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में हुए जॉय अवार्ड्स में शामिल हुए थे। उन्होंने लेवेंडर कारपेट पर कैटी पेरी, मिली बॉबी ब्राउन और अन्य सितारों के साथ वॉक किया, लेकिन इस वजह से शाहरुख खान खबरों में नहीं है। हाल ही में तुर्की की अभिनेत्री हांडे एरसेल सुर्खियों में आ गई, जब इंस्टाग्राम स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि उन्होंने शाहरुख खान को अंकल कहा है। वायरल स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ दिख रहा था, ये अंकल कौन है? मैं तो बस अपनी दोस्त अमीना खलील ऑफिशियल का वीडियो बना रही थी, मैं उनकी फैन नहीं हूँ। कृपया झूठी बातें फैलाना बंद करें। यहाँ जॉय अवार्ड्स के इवेंट से शाहरुख खान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनके साथ मिस्र की अभिनेत्री अमीना खलील और तुर्की की अभिनेत्री हांडे एरसेल वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। एक एक्स यूजर ने वायरल स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, शाहरुख खान 2026 के जॉय अवार्ड्स होस्ट करने रियाद गए थे। तुर्की अभिनेत्री हांडे एरसेल का एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें शाहरुख मंच पर थे। खबरें बनी कि हांडे शाहरुख की फैन है, लेकिन उन्होंने उन्हें जानने से ही मना कर दिया और उन्हें अंकल कहा। ये पूरी तरह PR फेलियर है। इस पोस्ट के जवाब में हांडे एरसेल ने लिखा, ये फेक है। एक यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, हांडे एरसेल ने भक्तों और SRK के नफरत करने वालों को करारा जवाब दे दिया। अगर आप भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान को फर्जी तस्वीरों से बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बेइज्जती होना तय है। खुद भारतीय लोग अपने ही स्टार के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं और फिर सोचते हैं कि दुनिया में उनकी इज्जत क्यों नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, SRK के हेटर्स के लिए बिना बेइज्जती का दिन ही नहीं होता। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिस लड़के ने फोटो एडिट की थी, उसने अब वो फोटो डिलीट कर दी है और अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है। जमा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, फेक पोस्ट अलर्ट। एक बीजेपी मोदी समर्थक ने शाहरुख खान का मजाक उड़ाने की कोशिश की और तुर्की की अभिनेत्री हांडे एरसेल का नाम लेकर उनका अपमान करना चाहा, लेकिन खुद हांडे एरसेल ट्विटर पर आई और उन्होंने साफ कहा कि ये खबर पूरी तरह फर्जी है। ये बहुत शर्मनाक है। ये मोदी समर्थक बार बार भारत के लिए नफरत और शर्म क्यों लाते हैं? ये बिना जांच किए झूठी जानकारी फैलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठ के आधार पर बेवजह के विवाद खड़े करते हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अपने ही देश का एक बेवकूफ बिना वजह नफरत फैला रहा है और दूसरे देश का एक व्यक्ति साफ बता रहा है कि ये झूठ है। ऐसे अंधभक्त हर मामले में देश को शर्मिंदा करने के लिए ही पैदा होते हैं। जहां बात हो रही है सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलने की और सेलिब्रिटीज को बदनाम करने की, तो इस रिपोर्ट की 6ठी खबर में हम आपको इस तरह का एक और मामला बताने वाले हैं। एजाज खान, जो बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट और अभिनेता रह चुके हैं, एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। जनवरी 2026 में सोशल मीडिया पर कुछ दावे और लीक वीडियो सामने आने के बाद उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उनकी कथित निजी चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हुए, तो दूसरी तरफ एक कथित MMS लीक होने की चर्चा भी तेज हो गई। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली की फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिट वर्षा ने इंस्टाग्राम पर एजाज खान के साथ हुई कथित निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए। उनका दावा था कि वो हाई प्रोफाइल लोगों को एक्सपोज करने के ट्रेंड के साथ अपना निजी अनुभव सामने ला रही हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में दिखाया गया कि एजाज ने अपना फोन नंबर देकर व्हाट्सएप पर बात करने को कहा था। सूरज यादव नाम के एक्स यूजर ने लिखा, आजकल इंस्टाग्राम में एक वायरल होने का एक गजब का ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एक्सपोज कर रही है। फिट वर्षा नाम की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने अपनी एक रील में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एजाज खान को एक्सपोज किया है। इसी तरह एक और महिला IPL के किसी कैप्टन को एक्सपोज करने का दावा करती है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको कमेंट में मिलेगा। अब ये ट्रेंड कुछ महिलाएं वायरल होने के लिए भी कर रही है, एडिटेड करके, और उनकी रील मिलियंस में पहुंच रही है। वहीं आपको बता दें कि चैट विवाद के कुछ समय बाद एजाज खान से जुड़ा एक कथित प्राइवेट वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ सेकंड के इस वीडियो में वो एक अज्ञात महिला के साथ नजर आ रहे हैं। ये क्लिप X समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई, जहां लोग इसके फुल वीडियो का लिंक मांगते दिखे। इन सब के बीच एजाज खान ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी।
उन्होंने सेलिब्रिटीज को एक्सपोज करने के चलन पर सवाल उठाए और कहा कि ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बन गया है। उनका कहना है कि पब्लिक फिगर होने के बावजूद कलाकारों की निजी जिंदगी का सम्मान होना चाहिए। एजाज खान ने और क्या कहा, सुनिए। कोई तो एक तो वो कोई चैट वाला वीडियो है, वो फेक है, हमारा नंबर नहीं है। दूसरा, लड़कियों ने एक चीज चलाई है, कुछ अबला नारियों ने इंस्टाग्राम पे एक्सपोज, अच्छा जो 100 चूहे खा रही है वो बिल्लियां आज को जा रही है। आप देखिए, ये जो बदनाम करती फिर रही हो अपनी महफिलों में, मुझे अगर मैं भी बदनाम करने पे आ जाऊं तो फिर क्या होगा, हैं? अगर हम मर्द अपनी औकात पे आ जाए तो फिर क्या होगा। ये उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो लड़कियां, अच्छी लड़कियां, बुरा मत मानना, ये बोलना बहुत जरूरी है कि जो भी लड़कियां इस तरह के काम कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपने नितंब दिखा दिखा के व्यूज बटोर रही हैं, अपने पुष्ट दिखा दिखा के व्यूज बटोर रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने माँ बाप की तो बात सुनी नहीं है। आप लोगों के साथ में जो ब्लैकमेलर चल रहे हैं ना, जो आपको ब्लैकमेल करना सिखा रहे हैं कि भाई ये आदमी फेमस है, इस पे पत्थर मारो तो मजा आएगा, इसको बदनाम करो तो व्यूज आएंगे। भाई पहली बात तो वो मेरा नंबर ही नहीं है, दूसरी बात वो मेरी चैट नहीं है, और तीसरी बात वो मुझे कोई लड़की नहीं लग रही, वो कोई मुझे फेक कैरेक्टर लग रहा है जो फेक पब्लिसिटी लेना चाह रही है। अरे आप इतनी अच्छी लड़कियां हो तो आपको कोई सेलिब्रिटी मैसेज करता है तो आप उसको ब्लॉक कर दो। कितनी सारी लड़कियां एक्सपोज पे आई हुई है, जो कार्तिक आर्यन, ये वो सबके, अरे मेरी जान, कई फेमस हो गई मुझे बदनाम करते करते, समझिए आप। पहले आप तमीज सीखिए। अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे खानदान की लड़कियां, इज्जत वाली लड़कियां ये सब काम नहीं करती हैं, याद रखिए। किसी को बदनाम करना, और हाँ, मेरी बीवी को पता है कि मैं वो नहीं हूं, और जो वीडियो दूसरा भी चल रहा है वो भी मैं नहीं हूं। देखो मेरी बीवी, ये देखो ये टैटू, ये है हाथ में उसके, ये है नहीं है, ये सब मेरे फैन लोग को मालूम है, मेरा चीज है ना। दूसरी बात कि मेरे घर में मालूम है ना कि मैं सही हूं। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मेरे को परवाह नहीं है। मेरे चाहने वाले को पता है कि एजाज भाई कैसे है और क्या है। और रही बात मुझे बदनाम करने वालों की, उखाड़ लो रे जो उखाड़ने का है बच्चों। जब हर तरफ ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में ये रिपोर्ट बता देगी इस्लाम की ताकत के बारे में। जी हां, बताएंगे एक अहम मालूमात इस्लाम के हवाले से, जिसको साइंस ने भी कबूला है, इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। आज की दुनिया में इंसान हर समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट में उलझा रहता है। इसी वजह से उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समय अपने मौजूदा पल में जी पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान अपना करीब 41% समय बस सोचते सोचते बिता देता है, कभी बीते हुए समय के बारे में तो कभी आने वाले कल के बारे में। वहीं अगर एक बार ध्यान भटक जाए तो दोबारा ठीक से काम पर लगने में 20 मिनट से भी ज्यादा समय लग जाता है। इसका असर हमारे काम और दिल के सुकून पर पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि हम अपने मन को कैसे काबू में रखें और ध्यान कैसे बढ़ाएं। इसका एक आसान तरीका है माइंडफुलनेस, यानी जो काम कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान देना। इससे मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और काम भी अच्छे से होता है। इस्लाम में इसी सोच को मुराकबह कहा जाता है। मुराकबह का मतलब है कि ये याद रखना कि अल्लाह हमें हर समय देख रहा है। जब इंसान ये सोच रखता है तो वो अपने काम, सोच और व्यवहार पर खुद ही ध्यान देने लगता है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज भी इंसान को रोजमर्रा की दौड़ भाग से निकालकर अल्लाह की याद में लाने के लिए है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शाइनिंग साइंस नाम के एक्स अकाउंट से इसी तरह की जानकारी शेयर की गई। उन्होंने सजदा करने का एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि सिर्फ 5-10 मिनट रोज इस ध्यान वाली मुद्रा में बैठने से लोअर बैक के टेंशन को कम करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बिजी माइंड को शांत करता है। रिसर्च दिखाता है कि स्लो ब्रीदिंग के साथ जेंटल स्टिलनेस स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स्ड और फोकस स्टेट में ले जाती है। ये एक छोटी सी डेली हैबिट है, लेकिन ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकती है और रियल काम लाने में मदद करती है। इस स्टडी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम की नेमत अता की। मुसलमान रोजाना फर्ज और नफल नमाजों में लगभग 80 बार सजदा करते हैं। कुरान में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को दिल की बेचैनी और दुख से राहत पाने के लिए इस अमल का हुक्म दिया है। एक सच्ची सलाह है, खुद को इस्लाम को समझने और जानने का एक मौका दीजिए। ये पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम है।
अपनी जिंदगी को इस सच्चाई को जाने के बिना गुजरने मत दीजिए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने हमें ये हजारों साल पहले सिखा दिया। मोहसिन साद नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जब लोग कहते हैं कि साइंस अब जाकर समझ पाई, तो हकीकत में साइंस उस हिकमत की तस्दीक कर रही है जो पहले ही अल्लाह ने इंसान को अता कर दी थी। अल्लाह ने इंसानी जिस्म को खुद तख्लीक किया, फिर हमें वही हरकतें और अंदाजे इबादत सिखाए जो उसे सुकून, ताकत और सेहत देते हैं। एक ही इबादत में जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और रूहानी चारों तरह की खैर और राहत मौजूद है। आपको बता दें कि कुरान में भी कहा गया है कि इंसान अपने दिल और सोच का ध्यान रखे। आज जब हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ऐसे में माइंडफुलनेस और मुराकबा हमें शांत, बेहतर और ज्यादा समझदार इंसान बना सकती हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं इस बुलेटिन की 8वीं खबर की तरफ। घर बैठे सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी एक बार फिर विवादों में है। मुंबई के वडाला इलाके में एक महिला ने अर्बन कंपनी की थेरेपिस्ट पर मारपीट, बाल खींचने और चेहरे पर मुक्के मारने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की देखी जा सकती है। वडाला में अपने बेटे के साथ रहने वाली 46 वर्षीय महिला फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझ रही थी। राहत पाने के लिए उन्होंने अर्बन कंपनी ऐप के जरिए मसाज सर्विस बुक की थी। तय समय पर थेरेपिस्ट महिला के घर पहुंची, लेकिन विवाद की शुरुआत सर्विस शुरू होने से पहले ही हो गई। पीड़िता के अनुसार थेरेपिस्ट अपने साथ एक बड़ा मसाज बेड लेकर आई थी। थेरेपिस्ट के व्यवहार और घर में इतने बड़े सेटअप को देखकर महिला असहज हो गई। उन्होंने तुरंत मन बदला और सेशन कैंसिल करने का फैसला किया। जैसी महिला ने ऐप पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की, आरोप है कि थेरेपिस्ट अपना आपा खो बैठी। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बुकिंग रद्द होने से गुस्साए थेरेपिस्ट ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि थेरेपिस्ट ने महिला के बाल खींचे और चेहरे पर मुक्के मारे। मारपीट के दौरान महिला को जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उनके शरीर पर कई खरोंचे आई। बीच बचाव करने आई महिला के बेटे के साथ भी धक्का मुक्की की गई। जानकारी के लिए बता दें कि घटना के बाद महिला ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो चुकी थी। वडाला पुलिस ने इस मामले में एनसी दर्ज कर ली है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है और पुलिस के मुताबिक ऐप पर थेरेपिस्ट की पहचान और नाम से जुड़ी कुछ तकनीकी खामियां पाई गई, जिन्हें बाद में अपडेट किया गया। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। हमारा इससे जुड़ा पुराना अनुभव रहा है। हम 1.5 अरब लोगों के देश में रहते हैं, जहां झूठी कहानियां बहुत फैलती हैं और लोग बेहद भावुक हो जाते हैं, इसलिए अंतिम सच्चाई सामने आने दीजिए। एक एक्स यूजर ने लिखा, सिर्फ इसलिए कि परिवार के लोग अंग्रेजी बोलते हैं और ऊंचे तबके से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई गलती नहीं है। उस अर्बन कंपनी महिला का असली पक्ष अभी किसी को पता नहीं है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, लेकिन अर्बन कंपनी की लड़की को ग्राहक के साथ हिंसक व्यवहार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो वो अर्बन कंपनी की जिम्मेदारी है, ग्राहक की नहीं। क्या अर्बन कंपनी इस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? चलिए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर, जिसमें मुसलमानों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी यूजीसी एक्ट के विरोध में दिल्ली जाना चाहते थे। वे अपने शिष्यों के साथ जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनके मंदिर में नजरबंद कर दिया। यति नरसिंहानंद गिरी का कहना है कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने से रोका गया, जो उनके मुताबिक उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने यूजीसी एक्ट को लेकर कुछ गंभीर और विवादित बातें भी कहीं। उनका दावा है कि ये कानून किसी साधारण फैसले का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ खुफिया एजेंसियों में ये चर्चा है कि ये कानून अरब देशों, खासकर यूएई की योजना से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इन दावों के समर्थन में उन्होंने कोई ठोस सबूत नहीं दिए। यति नरसिंहानंद गिरी का ये भी कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक थिंक टैंक भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने की सोच पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक कुछ वर्गों को कमजोर करके सनातन धर्म की सुरक्षा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दावों की जांच और पुष्टि जरूरी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और सनातन धर्म की रक्षा करें। अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा,
देश का सबसे बड़ा आतंकवादी यही यति नरसिंहानंद है। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहता है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। इन जैसे मूर्खों की वजह से ही देश पूरे विश्व में बदनाम है। प्रशासन को चाहिए कि कानून व्यवस्था ठोस बनाए और ऐसे नफरती लोगों को जेल के अंदर डाले ताकि समाज की शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं एक एक्स यूजर ने लिखा, ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाने में बाधा आ जाएगी। सोनू रावत नाम के एक्स यूजर ने लिखा, इस आतंकवादी को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? इसने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी को भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था। फिलहाल यति नरसिंहानंद गिरी के आरोपों पर सरकार या किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यूजीसी एक्ट को लेकर देश में अलग अलग राय है। कुछ लोग इसके समर्थन में है तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगला जा रहा है उसकी कहीं इंतहा नजर नहीं आ रही। जी हाँ, हर रोज मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कोई ना कोई बयान आता ही रहता है। अब इन नफरती चिंटुओं ने ऐसा क्या कहा, बताएंगे इस बुलेटिन की 10वीं खबर में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुए एक राइट विंग कार्यक्रम में मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर जबरदस्त जहर उगला गया। इस कार्यक्रम में हिंदुत्व से जुड़े नेता खुशबू पांडे और रिद्धिमा शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए। ये कार्यक्रम बुधवार 21 जनवरी को हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिद्धिमा शर्मा ने बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या का जिक्र किया और कहा, अगर वे तुम्हारे 2 लोगों को मारते हैं तो शांति के लिए तुम उनके 100 लोगों को मारो। लव जिहाद की साजिश की बात करते हुए कहा, अगर वे तुम्हारी एक हिंदू लड़की को भगा ले जाते हैं तो तुम उनकी 100 लड़कियों को भगा लो। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की आबादी पहले से ज्यादा है, इसलिए उनकी संख्या कम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं खुशबू पांडे, जो पहले भी अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसक भाषण देती रही हैं, उन्होंने गोभी की खेती वाली बात दोहराई। ये बात बहुत विवादित रही है क्योंकि ये 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए मुसलमानों के नरसंहार से जुड़ी है। जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर के लोगाइन गांव में कम से कम 116 मुस्लिम पुरुषों को मार दिया गया था। उनके शव खेतों में दफना दिए गए थे और ऊपर गोभी के पौधे लगा दिए गए थे ताकि सबूत छिपाए जा सके। इस कार्यक्रम में एक और हिंदुत्व कार्यकर्ता ठाकुर राम सिंह ने ईसाइयों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईसाई पूरे भारत में हिंदुओं को जबरदस्ती अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में एक अज्ञात शख्स को ये कहते हुए सुना गया, अपने मोहल्लों में सतर्क रहो, किसी भी हिंदू महिला या लड़की को जिहादियों के साथ जाने मत दो। कार्यक्रम में कई बोलने वालों ने बार बार कहा कि हिंदू महिलाओं को लव जिहाद से बचाने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी मुसलमान युवक को ऐसे मामले में पकड़ा गया तो गंभीर नतीजे होंगे। आपको बता दें कि पूर्व पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने रायबरेली के पुलिस अधीक्षक के पास रिद्धिमा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा ने खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कही। उन्होंने कहा, नफरत फैलाने वाले भाषण और लोगों के कत्लेआम की बातें किसी संवैधानिक लोकतंत्र में सामान्य नहीं हो सकती। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।